हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के रिवीजन क्लासेस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने लॉ का रिवीजन कंप्लीट किया है, इकोनॉमिक्स का रिवीजन कंप्लीट किया है और अब हम हमारे फर्स्ट यूनिट में पार्टनरशिप को रिवाइज कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 2। इससे प्रीवियस क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें हमने जो फंडामेंटल्स थे पार्टनरशिप के उन्हें रिवाइज किया और पार्टनरशिप में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं वो हमने पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समझा। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, दैट इज रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। अगर यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड काफी सारे मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन हमारे थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली आप कोर्स तक पहुंच जाएंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं और एक बार अगर सिलेबस को मैं देखूं तो सिलेबस में देखिए हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन कर लिया था, फंडामेंटल्स और चेंज इन पीएसआर ये कर लिया था, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो कि यूनिट फर्स्ट है, देखिए इसका वेटेज है 10 मार्क्स और यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं तो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे यहाँ से बनेंगे। अब फंडामेंटल्स हमने कर लिए थे, जिसमें हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाता है और मैनेजर कमीशन कैसे निकलती है। काफी सारी चीजें हम रिवाइज कर चुके थे। चेंज इन पीएसआर में भी हमने अलग अलग केसेस देखे, एडमिशन में हमने देखा गुडविल ट्रीट कैसे की जाती है, काफी सारी चीजें हमने करी। एक बार फिर से मैं छोटा सा आपको रिवीजन कराती हूँ यहाँ पे। एक बार हम क्या करने वाले हैं, फिर से एडमिशन से रिवाइज करने वाले हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक बार यहां से रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखिए जब एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है, जैसे होता है ना, आपने क्वेश्चंस करे हैं A/B 3/2 था, C को एडमिट किया गया फॉर 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। या फिर अमित और सुमित दो फ्रेंड्स थे, तो गीता को जो उनकी मैनेजर थी अब पार्टनर बनाया जा रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक नए पार्टनर की एंट्री होती है। तो जहां पे पहले जो प्रॉफिट था वो 2 लोगों में बंटता था, अब 3 लोगों में बटेगा। जो लॉस था वो 2 लोगों में बंटता था, अब 3 लोगों में बटेगा। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा, एक नया पार्टनर आया है तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नया पार्टनर जब आता है तो उसके 2 राइट्स बनते हैं। जब न्यू पार्टनर आता है तो उसके 2 राइट्स बनते हैं। पहला राइट होता है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेगा, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। साथ ही साथ एसेट्स में भी उसका कुछ हिस्सा होगा, राइट टू शेयर एसेट्स, एसेट्स भी वो शेयर करेगा, है ना। तो जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या क्या चीजें सीखते हैं कि भाई न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा और आपके जो रिजर्व्स हैं या फिर जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो एक बार क्विकली हम इनको रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए और आसान हो जाए। तो देखो न्यू शेयरिंग रेशियोस में तो हमने काफी सारे केसेस करे थे, आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। मैंने कहा था सन से आप इसको याद रख सकते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, इतना आपको पता था। देखिए जब गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल के क्या होते हैं, गुडविल का कुछ ट्रीटमेंट होता है। पहला कि अगर गुडविल प्राइवेटली आई है, चुपके से दी है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो एंट्री। लेकिन अगर कैश में पार्टनर गुडविल लेकर आया है तो फिर पहले तो गुडविल आने की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
उसके बाद ये जो गुडविल है पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है विड्रॉ के केस पे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अच्छा, अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गुडविल पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंशन है, तो फिर हम क्या एंट्री करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, और कभी अगर ऐसा हो कि जो नया पार्टनर है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब पार्टनर नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल नहीं लेके आता तो इसमें हम क्या करते हैं? उसके करंट अकाउंट से उसे एडजस्ट करते हैं। तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं? एक बार मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। ठीक है, ये चीजें करने के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी एक नया पार्टनर आता है तो हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना होता है? रीवैल्यू करना होता है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक तरीके का ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका फायदा हो रहा है, और आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होगी। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो डेबिट में आएगा, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो वो कहाँ आएगा? डेबिट में। ठीक है, देन यहां पर क्या आती है आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और यहां पर क्या आती है आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट। देन यहां से जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। देन इसके बाद आपके पास रिजर्व्स होते हैं या कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? देखिए, अगर कुछ रिजर्व्स हैं आपके पास, जैसे जनरल रिजर्व, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, या फिर आपका P&L का डेबिट बैलेंस है, तो ये सब पार्टनर्स को बढ़ जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। वही अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है या फिर आपके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर वो किस तरह से होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप ये विजिबल होगा, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ये, मैं यहां पे लिख देती हूं, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो हमने एडमिशन में पढ़ी है। अब देखो, रिटायरमेंट के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, कुछ नया नहीं है, बस नई बात ये है कि अब पार्टनर जो है छोड़कर जा रहा है, तो जो चीजें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती थी एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट में वही चीजें गेनिंग रेशियो में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वहां पर आपको ये चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने 25th तक आई गेस सॉल्व कर लिए थे, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करने थे। कुछ होमवर्क भी दिए थे मैंने, और
जी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, एडमिशन के टाइम पे ऐसा होता है जैसे कि आपके पास रेशियो दिया है कि 3:2 और नया पार्टनर आया फॉर 1/6 और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही बन जाता है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तरह यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस न्यू प्रॉफिट रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो करते हैं या फिर हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं? हम माइनस करते हैं और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्लस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं ओल्ड फर्म में, ठीक है, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है उससे पहले की जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पुराने पार्टनर ने मेहनत करके उसे कमाया था, उसे बांटना रह गया था, अब उसे क्या करेंगे? भाई पुराने पार्टनर्स ने मेहनत करके उसे बांटा था, तो पुराने पार्टनर्स को ही हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्वियसली उनके ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, क्योंकि अब ये पुरानी चीज है। जब नया पार्टनर आएगा तो उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम शुरू होगा। सो ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं होगा, सारे पार्टनर्स को न्यू रेशियो में नहीं बटेगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये कुछ नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। XYZ, X and Y are partners in a firm with a capital of rupees 2 lakh and 1,50,000. Z admitted for 1/6 share in profit and brings 1 lakh as capital. Calculate the amount of goodwill. अब देखो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है आपका हिडन गुडविल का, ठीक है, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल को कैसे निकालते हैं? हिडन गुडविल के लिए पहले आप निकालते हैं नेट वर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और इसमें से माइनस करते हैं आप नेट वर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देखो पहले नेटवर्थ निकलती है आपकी नए पार्टनर की कैपिटल के बेस में, तो नया पार्टनर कौन आया यहां पर? जेड। जेड आया, जेड क्या लेकर आया अपने साथ? 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। तो यहां से जो नेटवर्थ निकलती है 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, और नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो क्या नेटवर्थ बनेगी, यानी कि तो क्या हमारी कैपिटल बनेगी? तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड हो जाएगी। देखिए कितनी है? 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, यानी कि 2 + 3 + 450, 4,50,000, और ये कितना आ जाएगा? 6 लाख। तो 6 लाख माइनस 4.5 लाख विच विल बी 1.5 लाख। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेट वेरी इजी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको देखना होता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी बन रही है नए पार्टनर के आने की वजह से, और अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो कितनी नेटवर्थ बनेगी, उसका डिफरेंस ही आपका क्या होता है? गुडविल होती है। तो जो उसका आंसर है दैट इज 1,50,000, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मैच द फॉलोइंग आइटम। रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने से पहले, दोबारा से उसमें चेंजेस लाने से पहले जो पुराना रेशियो होता है पार्टनर्स का, उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका ओल्ड रेशियो, है ना, पुराने रेशियो में बांटेंगे ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट का है डी,
रेशियो इन विच पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर्स पार्टनर। ऐसा रेशियो जिसमें जो पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं, सरेंडर करते हैं दूसरे पार्टनर के लिए। तो भाई एक पार्टनर यहाँ पे बलिदान दे रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 2 का सी। रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऐसा रेशियो जिसमें फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा, दिस विल बी योर न्यू रेशियो। तो ऑप्शन थर्ड का ए। एंड डी, रेशियो इन विच पार्टनर्स एक्वायर इन शेयर फ्रॉम अदर। ऐसा रेशियो जिसमें पार्टनर दूसरे पार्टनर के शेयर को एक्वायर करता है, रिसीव करता है, कुछ गेन करता है, दैट इज गेनिंग रेशियो, यानी कि फोर्थ का बी। तो ऑप्शन देखिए कहां पर है, फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्रॉफिट और लॉस असर्शन दिया है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है उनके ओल्ड रेशियो में। तो कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसे इनकमिंग पार्टनर मतलब जो न्यू पार्टनर है हम उसके शेयर में नहीं डालते, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिलोंग्स टू प्री एडमिशन पीरियड, हेंस बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस आया है वो पुराने पार्टनर्स की मेहनत से, पुराने पार्टनर्स के एक नए पार्टनर के एडमिशन होने से पहले जितने पार्टनर्स थे उनसे बिलोंग करता है, इसीलिए हम उसका प्रॉफिट नए पार्टनर के साथ नहीं बांटते, विच इज करेक्ट। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और उसको दिया गया रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। So both assertion and reason is true and a reason is the correct explanation for the assertion. तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for the assertion A. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट्स फ्रॉम द रिटायरमेंट। ठीक है, चलिए तो एक बार रिटायरमेंट पढ़ते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। 3 पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, रेशियो था 3:2:1। बी रिटायर्स, बी रिटायर कर जाता है, तो अब न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, बी चला गया भाई, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 3:1। अगर ए रिटायर हो गया तो रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। अगर सी रिटायर हो गया तो रेशियो क्या बनेगा 3:2। मतलब सिंपल है, जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो हटा दो और रिमेनिंग रेशियो आपका नया रेशियो बन जाएगा, है ना। और अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कभी ऐसा हो कि ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, अगर किसी पार्टनर को छोड़कर जाना है, वो रिटायर होना चाहता है, तो वो ड्यू नोटिस दे देता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एडवांस में एक नोटिस देता है कि मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ, फर्म को छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर पहली बात तो गेनिंग रेशियो में डील होती है। ठीक है, गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, देखो सेम वही तरीका है, ऑलरेडी अपेयर्ड गुडविल है तो उसे वैसे ही बांट देंगे आप, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, तो जो रिटायर होकर जा रहा है भाई वो अपना शेयर लेगा, प्रॉफिट से शेयर लेगा, गुडविल से शेयर लेगा, रिजर्व में अपना शेयर लेगा। तो गुडविल के ट्रीटमेंट में यहाँ पे एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ऐसे याद रखना है इसको, बहुत इजी। रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, जितना भी पेमेंट है ड्यू रिटायर्ड पार्टनर को, पेमेंट ड्यू टू रिटायर पार्टनर, वो सभी हम उसे कर देंगे। तो रिटायरमेंट
या मैं लिखूं रिटायर्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या फिर बैंक। और अगर आप उसके लोन में इस अमाउंट को डालना चाहते हैं तो टू कैश की जगह आप लिख सकते हैं टू रिटायरमेंट पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, बाकी आप चाहे इसका जनरल रिजर्व ले लो, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट ले लो, रिवैल्यूएशन ले लो, वो सारा ट्रीटमेंट वैसे ही होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो मेजरली यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि गेनिंग रेशियो होता है और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अच्छा, डेथ में भी सेम है, पार्टनर की अगर डेथ हो रही है, ठीक है, तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो डिसीज्ड हो रहा है। चलिए वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप क्या कीजिए, इसके बेसिस पे आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इंप्लाइज, कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है एंड ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड एंड रिप्लेसिंग इट। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर्स के बीच अभी जो पार्टनरशिप डीड है उसका एंड हो गया है और उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा नए के साथ, विच इज ट्रू। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन तो एक अलग कंसेप्ट हो गया जिसमें पार्टनरशिप फर्म ही पूरी बंद हो जाएगी तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब पार्टनर का सिर्फ रिटायरमेंट हो रहा है तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, the ratio in which retiring partner share is acquired by continuing partner, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर ने ले लिया, ए रेशियो बी रेशियो सी, रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर भी ए और बी ने ले लिया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ए और बी, गेनिंग रेशियो। ए और बी यहाँ पे क्या करेंगे, गेन, जैसे भाई बहनों में होता है ना कि सपोज कीजिए 9 चॉकलेट्स हैं, 3 भाई बहन है, तीनों में इक्वली इक्वली बांटनी पड़ती थी। ठीक है, अब एक जो भाई बहन है वो क्या चला गया, स्कूल चला गया, बाकी दो खुश कि इसके हिस्से की भी अब हमें मिल जाएगी, तो भाई इक्वली बांटी थी तो 1.5 इसको दे दी और 1.5 इसको दे दी, तो गेन कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब एडमिशन होता है, तो जब नया पार्टनर आता है तो फिर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एक्वायर्ड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ए बी सी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो दे रखा है आपको 3:4:2। बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर होना चाहता है। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द डेट वाज 36,000। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:3। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का रेशियो दिया है, बी रिटायर होना चाहता है फर्म से, और जब बी रिटायर हो रहा है तो भाई उसका शेयर उसको देना होगा, वो जा रहा है, और हमने देखा कि जब पार्टनर जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है ताकि हम उसका प्रॉफिट उसे दे सकें। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया तो हमें मिला कि 36,000 उसका प्रॉफिट है। अब जब बी जा रहा है तो रिमेनिंग रेशियो कितना है, 5:3। लेकिन जब हम प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसका प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या है, 3:4:2। प्रॉफिट कितना है, 36,000, तो हमें सिंपली इसे बांट देना है। ए को कितना मिलेगा, 36,000 इंटू 3/9। ठीक है, 9 4 36, यानी कि 12,000। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, 36,000 का 4/9। अगेन सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा, 16K। अच्छा, सी को कितना मिलेगा, 36,000 का 2/9, अगेन 4,000, यानी कि 8K। तो 12,000, 16,000, 8,000, तो आंसर है आपका 12,000, 16,000, 8,000। देखिए यहाँ पर भी वही आंसर दिया है, लेकिन ए बी सी के जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसे चेंज कर दिया। तो आंसर केयरफुली कीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको न्यू रेशियो भी दिया है जिसका यहाँ पे कोई पर्पज ही नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए आपको न्यू रेशियो दिया था, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें कंसेप्ट क्लियर है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ता है उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:2:1। ओल्ड रेशियो है इनका 5:2:1। इफ द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए जो है रिटायरमेंट हो गया, ए गया, तो न्यू रेशियो कितना बना हमारा, बी का 3 और सी का 2। हमें पूछा है व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्या होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो भाई ए तो चला गया, हमें सिर्फ बी का गेनिंग रेशियो निकालना है और सी का। तो बी का न्यू कितना है, बी का न्यू रेशियो है 3/5। ओल्ड कितना है 2/5, 6, 7, 8। सी का कितना है 2/5 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे इसका 40, 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 5 2 जा 10, तो 14/40। अगेन 8 5 8 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 1, यानी कि 11/40। तो आपका जो गेनिंग रेशियो आया वो कितना आया, 14:11। ठीक है, तो 14:11, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को यहाँ पर सेम ही ऑप्शन दिया है 11:14, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें पता है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वली। ए बी सी जो है प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली बांटते हैं, 1:1:1। अब बी रिटायर हो चुका है, ठीक है भाई, बी रिटायर हो गया है, ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। बी हो गया है रिटायर फ्रॉम बिजनेस एंड हिज शेयर इज परचेज बाय ए एंड सी। इसका शेयर कितना बनता है, बी का शेयर कितना बनता है 1/3। इसे परचेज कर लिया 2:3 में, किसने, ए और सी ने। ए और सी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, कितना, 1/3 का 2/5 और 1/3 का 3/5, ये कितना हो जाएगा 2/15 एंड दिस विल बी 3/15। ये इन्होंने और गेन किया है। तो अगर मैं न्यू रेशियो निकालूंगी, ए का न्यू और सी का न्यू, ए के पास पहले से कितना था 1/3, कितना गेन कर लिया 2/15। सी के पास पहले से कितना था 1/3, कितना गेन कर लिया 3/15। तो 3 5 जा 7/15 एंड अगेन 3 5 जा 8/15। तो न्यू रेशियो कितना आएगा 7:8। ठीक है, तो देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 7:8। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके शेयर को दूसरे पार्टनर्स ने एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में कह रहा है PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। आर रिटायर हो जाता है और गुडविल उस समय है फर्म की 30,000 बुक्स में। गुडविल को जब वैल्यू किया गया तो पता चला कि गुडविल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 1,50,000। तो कितनी अमाउंट है वो आर को क्रेडिट की जाएगी, नेट अमाउंट। देखिए 1,50,000 फर्म की गुडविल थी, उसमें से ऑलरेडी 30,000 ऑलरेडी अपेयर थी। इसका मतलब 1,20,000 में से जो है रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा। अब 1,20,000 में से रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर मिलना है और सबका रेशियो कितना है इक्वली। तो जो हमारे पास आर है यानी कि PQR, आर रिटायर हो रहा है तो भाई उसका शेयर उसको देना पड़ेगा। तो आर को जब हम उसका शेयर देंगे तो 1/3। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा ये 40,000। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन से। इससे पहले मैं आपको डेथ वाला जो क्वेश्चन है एक बार डेथ वाले पॉइंट्स को बता देती हूँ। ऑफ अ पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर हम कहते हैं डिसीज्ड हो गया पार्टनर। देखो रिटायरमेंट और डेथ में यही डिफरेंस है, रिटायरमेंट जो है टेम्पररी हो सकता है ना, पार्टनर चला गया इनकेस दोबारा आ जाए कभी। डेथ में परमानेंट उसकी छुट्टी हो जाती है ना, डेथ ऑफ अ पार्टनर।
तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या है, आप मेजरली यहाँ पर क्या सीखते हैं, बाकी सारी चीजें तो सेम है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको उसका शेयर देंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कि भाई जो पार्टी की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करेंगे, कितना उसको शेयर देंगे, तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है टाइम की बेसिस पे, और दूसरा होता है आपके टर्नओवर या फिर सेल के बेसिस पे। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होती है, जितना भी उसे प्रॉफिट जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो टाइम बेसिस का सिंपल सा मतलब है जितना भी प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर, डिसीज पार्टनर का शेयर, और जितने टाइम के लिए वो फॉर्म में था उतना, करेंट अकाउंटिंग ईयर में जितने टाइम के लिए वो फॉर्म में था उतना उसका शेयर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट उसको देना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको, मतलब बेसिकली अपनी क्लास 12th में सॉल्व करे होंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनता है, क्योंकि अब पार्टनर तो चला गया लेकिन उसके बिहाफ में जो पर्सन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं, जो भी डेथ जो होती है, जिस पार्टनर की डेथ होती है, डिसीज पार्टनर का जो भी शेयर होता है वो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में शो करते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है ना। तो ये डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखो, जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन में क्या है, एक तो है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि ओल्ड चीजें जो थी आकर हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम फर्म को डिसोल्यूट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है पार्टनर्स में जो रिलेशनशिप था, यानी कि बिटवीन पार्टनर्स जो भी रिलेशन था, या फिर मैं कहूं जो फर्म है वो अब एंड पे आ चुकी है, मतलब अब फर्म खत्म हो रही है, कम्स टू एंड। ठीक है, अब आप कोर्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट भी हो सकता है और बाय विदाउट कोर्ट भी हो सकता है, अपनी खुद की इच्छा से। ठीक है, विदाउट कोर्ट में आप कर सकते हैं कि भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट से, कि सारे पार्टनर्स चाहते हैं तो हम फर्म को बंद कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई इवेंट हो गया, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, है ना, कोई नोटिस देकर भी आप बता रहे हैं कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। वही बाय कोर्ट, जब कोर्ट कहती है कि आपको फर्म डिसॉल्व करने की जरूरत है, तो इसमें जैसे कि अनसाउंड माइंड का अनसाउंड माइंड आता है इसमें। ठीक है, कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, किसी ने केस कर दिया, ठीक है, कंटिन्यूअस लॉसेस आपको देख रहे हैं, या फिर कोई मिसकंडक्ट हुआ है जिस वजह से आपको अपना फॉर्म बंद करना होगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको क्लासेस में भी करवाई हुई हैं, एमसीक्यूज भी इसके मैंने वहां पर आपको करवाए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है रियलाइजेशन में, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में, हम सिंपली उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो नहीं, इक्वली नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये गुडविल के बेस पे है, कि जब गुडविल, एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेकंड। कह रहा है कि जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का तो उसकी गुडविल को हम रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, और अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो आता है।
Goodwill at the time of retirement of a partner is credited to remaining partners capital account in gaining ratio. Gaining ratio में remaining partner को क्यों देंगे हम? Retiring partner उसका share देंगे, ठीक है? Goodwill at the time of retirement of a partner is debited to remaining partners capital account in sacrificing ratio. अब remaining partner का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, सही है, लेकिन sacrificing ratio गलत है. कौन सा रेशियो आता है भाई? Gaining ratio. So goodwill at the time of retirement of a partner to the extent of retiring partner share, जितना भी retiring partner का share है, is debited to remaining partners capital account in remaining partners के capital account में उसे डेबिट कर देते हैं, किसमें? गेनिंग रेशियो में. ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से हमें डिटेल में रीड करना होता है ताकि कोई गलती ना हो. तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग हमें पता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से रीड किया कीजिए जो थोड़े से लेंदी होते हैं, जिसमें वर्ड्स को इधर उधर घुमा के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है. ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. इंक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहाँ जाएगा? तो देखो मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बताया था. एसेट्स बढ़ते हैं, क्रेडिट है, डेबिट है. एसेट्स बढ़ते हैं, क्रेडिट. लायबिलिटी कम होती है, क्रेडिट. एसेट्स कम होते हैं, डेबिट. लायबिलिटी बढ़ती है, डेबिट. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट. ठीक है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कहां शो किया हमने? डेबिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इट इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? जब गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर के रिटायरमेंट में? तो ऐसे ही क्वेश्चन पीछे भी था, लेकिन देखिए एक नई तरीके से यहाँ पर इन्होंने सही से बताया हुआ है कि कितना गेनिंग रेशियो है और कौन सा उसका शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा. तो इसका जो आंसर है क्या है? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. रिमेनिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग रेशियो में इसे गेन करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेंगे, अपना गुडविल का शेयर लेंगे. ठीक है, तो देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो. रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग सही है, बट इन न्यू रेशियो और हिज शेयर ऑफ गुडविल. न्यू रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो. रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में और रिटायरिंग पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. An account open to ascertain the loss और गेन एट द टाइम डेथ ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे हम जो है क्या करते हैं? लॉस और गेन को देखने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है? तो हमें पता है, उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, जिसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अच्छे से क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं और वहां से प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं. उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन 42 में क्या है? एबीसी पार्टनर से इनका रेशियो है 3:2:1. हाईलाइट करती हूं मैं. एबीसी आपके पार्टनर्स हैं, 3:2:1 इनका खुद का रेशियो है. ए डाइज ऑन 31 जुलाई. ए की डेथ हो जाती है 31 जुलाई को. जो प्रॉफिट है फर्म का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वर 84,000. प्रॉफिट कितना है? 84,000. पूछा है व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अंटिल हिज डेथ when profit is calculated on the basis of last year profit. अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हम क्या कर रहे हैं? जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं उतने तक जब तक वो जीवित था, तो कितना उसका शेयर बनेगा? तो देखिए इनका रेशियो कितना है? ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना है? 3:1. ए की डेथ हो गई, ठीक है, कब हो गई? 31 जुलाई को. तो इनका प्रॉफिट कितना था? 84,000. Z's share of profit 84,000 into, एक मिनट, ए है ना यहाँ पर, ए बी सी है, ए का शेयर, ए शेयर. तो ए का शेयर कितना है? 3/6 इंटू कितने मंथ तक उसका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है? कब उसकी डेथ हुई है? 31 जुलाई. हमारा सेशन कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 4 मंथ्स. ठीक है, तो 4 मंथ्स है.
4/12। सॉल्व करेंगे इसको। 3 2 6, 4 3 12, 2 4 8, 2 2 4, 42,000। एंड इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 1 3 एंड 3 4 12, 14,000। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 14,000। ठीक है। Next question number 43. In the case of a death of a partner, the profit may be estimated on the basis of। जब पार्टनर की डेथ होती है तो प्रॉफिट को कैसे एस्टिमेट किया जाता है? टाइम बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ए एंड बी आपका बोथ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। द डिफरेंस बिटवीन लमसम अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर, जो भी हम एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे करते हैं डिसीज पार्टनर का, और जो एडजस्टेड कैपिटल होती है उसे क्या कहते हैं? इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स हिडन गुडविल। ठीक है। और जब भी हम कोई भी प्रॉफिट देते हैं एक डिसीज पार्टनर को तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? मैंने आपको बताया P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:2:1। 31 मार्च को इनका बुक्स हर साल क्लोज होता है। सी डाइड और नवंबर 1। नवंबर 1 को सी डाइड, सी की डेथ हो गई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए वो फॉर्म के अंदर था तो उसे उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एग्जीक्यूटर को, जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है, उसे हम जब तक उसकी डेथ हुई है उस डेट तक उसे प्रॉफिट देंगे ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000। तो 2,40,000 और सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना है? 1/5। 1/5। ठीक है। तो अब आप इसे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आई गेस मैंने ऑप्शंस यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। हाँ ठीक है, मैं ही करवाती हूँ उसको आपको। यहाँ पर देखिए 12 2 24, तो कितना बनेगा? 20,000। देन आप इसे सॉल्व करेंगे। 5 4 24,000। तो 6 4 24, 24,000। ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी 24 कर लीजिए, इसे मैं करेक्ट कर दूंगी, अभी करेक्ट कर देते हैं इसको, बाद में कर दूंगी इसको मैं करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी आप आंसर लीजिए, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 24,000। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। देखिए, जब भी आपकी फर्म डिसॉल्व होती है तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट भी एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? सारे के सारे पहले एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स रियलाइज होते हैं, फिर यहाँ पर लाइबिलिटीज को रियलाइज किया जाता है। फिर ये जो एसेट्स है इनको हम क्या करते हैं? बेचकर जो पैसा आता है उससे लाइबिलिटीज को पे करते हैं। ठीक है। तो जब एसेट्स जाते हैं हमारे पास से तो हमारे पास जो कैश आता है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं बाय कैश। अगर कोई पार्टनर लेके गया तो उस पार्टनर का नाम, और अगर जब लाइबिलिटी पे करेंगे तो टू कैश। हम एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दिखाते हैं, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और अगर कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो टू पार्टनर्स। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है या फिर जो लॉस आता है ए बी सी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था। फिर जैसे एंट्री करनी है, तो अगर मुझे एसेट्स रियलाइज की एंट्री करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स रियलाइज्ड। बस एक चीज याद कर लो, या तो एंट्री समझ लो या तो आप फॉर्मेट समझ लो। मुझे ज्यादा इजी क्या लगता है कि फॉर्मेट समझ लिया, फिर वहां से एंट्रीज बन जाती हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स रियलाइज, और लाइबिलिटीज रियलाइज करनी है तो सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। इस तरह से आपकी सारी की सारी एंट्रीज हो जाती हैं। बहुत बेसिक सा है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना और बहुत भी इजी भी है। ठीक है। कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं हम ऑन द डैश ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के डिसॉल्व होने पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। किससे? देखो,
क्या किया मैंने यहाँ पे, डेबिट एसेट्स को रियलाइज, तो डेबिट ऑल द एसेट्स दैट आर टू बी रियलाइज, उन्हें हम डेबिट करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये क्या होता है, क्रेडिट। कोई भी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्रेडिट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जब हम पे करते हैं अपनी लायबिलिटीज को, उसका कुछ सीक्वेंस होता है जब सेटलमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आउटसाइड डेट है हमारा, उसको हम पे करते हैं, ठीक है। फिर जो लोन होता है पार्टनर्स का, उसको हम पे करते हैं। कैपिटल होता है, उसे हम पे करते हैं। लास्ट में जब कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ये मैंने आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से करवाया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट को भी रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अ फर्म कैन बी वॉलंटरली डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स, एक फर्म है जिसे हम वॉलंटरली डिसॉल्व कर सकते हैं बाय द पार्टनर्स, लेकिन पार्टनर का जो कंसेंट होना चाहिए वो सारे पार्टनर्स का होना चाहिए, ठीक है। सारे पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें क्या करनी है, फर्म को बंद करना है, तो वॉलंटरली डिसॉल्व उसका हो जाएगा। तो 3/4 मेंबर्स डिसीजन, 1/2 मेंबर्स डिसीजन, या मेजोरिटी बेसिस, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि हम ऑन ऑल पार्टनर्स कंसेंट, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बेस पर ही हम क्या करते हैं, किसी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं वॉलंटरली, अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। आफ्टर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट, सारी लायबिलिटीज को जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बताया कि आप किस क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हो, कितना बिल्स पेबल पे कर रहे हो, कितने में सेटलमेंट हो रहा है, नहीं बताया गया। फिर भी हमें खुद से क्या करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स है, पहले हम उन्हें रियलाइज करके दिखाएंगे, मतलब ट्रांसफर करके दिखाएंगे, फिर हम उन्हें रियलाइज करेंगे कि भाई इतने पे कर दिया, तो क्या करेंगे, हम टू कैश करके एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो ये क्या माना जाएगा कि भाई हम इनको फुल्ली पे कर रहे हैं, ठीक है, फुल्ली पे कर रहे हैं। जब आप क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पर आपके 2 एसेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज आती है, इनकी एंट्री कर देते हैं, इनको आपको रियलाइज करना होता है, तो टू कैश। क्वेश्चन में नहीं भी बोला कि कितने अमाउंट पे रियलाइज कर रहा है, पर हमें खुद से ये अंडरस्टैंड है कि भाई हमें सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ तो करना ही है, तो इन्हें हम क्या मानेंगे कि हम फुल्ली पे इनको अब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक्स लिमिटेड डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2017, एक्स लिमिटेड डिसॉल्व हो गई है 31 मार्च 2016 को। मोहन जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि जो उनका लोन है 15,000 का शुड बी पेड ऑफ बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। मोहन चाहते हैं कि भाई मेरे लोन का जो पेमेंट है वो पहले हो जाए कैपिटल से, लेकिन राकेश जो अनदर पार्टनर है वांट्स की कैपिटल का पेमेंट पहले हो जाए मोहन के लोन से। तो कौन सा करेक्ट है, तो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया कि पहले हमें अपने आउटसाइड डेट को पे करना है, ठीक है, हमें फिर लोन को पे करना है पार्टनर्स के, देन कैपिटल को सेटल करना है, और लास्ट में कुछ बढ़ गया तो वो पार्टनर्स को बटेगा। तो यहाँ पर मोहन का कहना है कि भाई पहले लोन पे करो फिर कैपिटल, क्योंकि सीक्वेंस यही है। नहीं भाई, मोहन को क्यों लोन पहले पे कर रहे हो, पहले कैपिटल पे करो। तो दोनों में से करेक्ट कौन है, तो दोनों में से यहाँ पर कौन करेक्ट है, मोहन करेक्ट है, ठीक है, मोहन इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Now next question and the last question for today's session is on dissolution goodwill account is transferred to। देखिए, अगर गुडविल के लिए कुछ स्पेशल बोला हुआ है तो हमें उसका ट्रीटमेंट वैसे करना होगा कि जैसे पार्टनर्स को बांटना है तो ठीक है, पार्टनर्स को बांटो, ऑलरेडी अपेयर्ड है तो हमें उसे एज एसेट ही ट्रीट करना होगा। तो जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं बाय कैश करके, ठीक है। तो बाय कैश करके रियलाइज करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर मैंने अराउंड 50 क्वेश्चंस लिए हैं
और कुछ अलग से क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमने पिछले सेशन में किए थे, जहां पे हमने अलग अलग केसेस देखे थे। तो अराउंड आप मान के चलिए कि 55 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, 55। तो आई होप कि आपको पार्टनरशिप का रिवीजन अच्छे से हो गया है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्या चीजें हैं जो आप एड ऑन करवाना चाहते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं एज अ होमवर्क, उनके आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे आपको रिवाइज करवाने। I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye, students. Take care of yourselves. Bye bye.